हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी मेरी कोई तस्वीर नहीं। जया जादवानी जी हिंदी के अलावा सिंधी भाषा की भी चर्चित लेखिका हैं। तो शुरू करते हैं उनकी लिखी कहानी मेरी कोई तस्वीर नहीं। दरवाजे पर मेहता आंटी को देखते वो समझ गई कि क्यों आई हैं। अब वो उंगलियों पर गिनकर बता सकती है कि 50-60 बड़े परिवारों और फिर उसी के अंदर पैदा हुई रिश्तेदारियों में कौन कब किसके यहाँ आ रहा है और किसे उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ज़रूरत ही तो है, वो एक आवश्यकता अनुसार लोगों की आंखों में जलती बुझती। अब तो सिर्फ मुद्राओं से बता सकती है कि सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्यों आया है। इस शब्द का पर्याय है वो अपने घर के लिए, मोहल्ले के लिए। क्या मेरी मुद्राएं किसी से कुछ नहीं कहती, या कि घिस घिसा कर मैं एक गोल मोढ़ा हो गई हूँ जिसे किसी भी तरफ लुढ़का दो। वो मेहता आंटी को निकट आते देख रही है और देख रही है अपने होठों पर एक सूखी मुस्कान फैलते। नमस्ते आंटी, उसने कहा। यूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नमस्ते करो ना करो, अब वे आई हैं तो ले जाए बिना मानेंगी नहीं। किस्मत से मिलते हैं अच्छे पड़ोसी, वे आपके ज़ख्मों पर ठंडा लेप लगाते हैं, आपके माथे पर हाथ फेरते हैं, बीच बीच में परत उघाड़ कर देख लेते हैं ज़ख्म सूखा कि नहीं। फिर तो यहाँ पूरे मोहल्ले ने कसम खाई हुई है अच्छा पड़ोसी होने की। मोहल्ले की मदद से ही यहाँ सब काम साधे जाते हैं। लड़की की सगाई हो या शादी, बच्चे का मुंडन हो या उपनयन संस्कार, घर में मेहमान आए हों या कोई त्यौहार हो, आप किसी भी वक्त किसी को बुला सकते हैं। उसमें से भी कुछ खास बंदे हर जगह हर अवसर पर मौजूद रहते हैं। उन्हें हर घर की हर चीज़ का इतिहास पता होता है। इसी से फिर वे उनके भविष्य का निर्धारण करने सहज और आसान काम करते हैं। चीज़ मतलब लोग। नमस्ते बेटा, क्या कर रही हो? उन्होंने अत्यंत मीठे स्वर में कहा। मीठे सोते के पीछे होता क्या, कहीं गर्म पानी का सोता? जब यही अपने पति से झगड़ती है तो घर की सारी चीज़ें बाहर निकलकर इनकी हाथापाई के लिए खुली जगह छोड़ देती हैं। अभी तो सुबह हुई है आंटी, देखिए ना घर कैसा लग रहा है। 11 बजे तक तो सांस भी नहीं ली जाती है ठीक से। उसने पानी की बाल्टी में सर्फ घोलते हुए कहा। पास ही मैले कपड़ों का ढेर पड़ा है। माँ कैसी हैं? अब वे सबके लिए पूछेंगी। हालांकि हम सबकी बाबत ये हम सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। न्यूज़पेपर है मोहल्ले का, बिना नागा, सुबह शाम दोपहर निकलता है। इन्हें बाँच लिया, सब बाँच लिया। एक बार को सूरज महाराज दस्तक देना भूल जाएं किसी घर की, ये नहीं भूलती। पड़ी हैं बिस्तर पर, उसने फुर्ती से सफ़ेद कपड़े गर्म पानी में डालने शुरू कर दिए। 6 साल हो गए बिस्तर से उतर कर नीचे नहीं आई। अच्छा रास्ता खोज लिया जिम्मेदारियों से भागने का, अब रहो चिल्लाते बिस्तर पर, हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान का दिमाग खराब है, क्या करेगा तुम्हारा? रहो लौटते इसी कीचड़ में, हम भी तुम भी। भाभी उठी नहीं सोकर? वो झल्ला गई। अब असली बात कहती क्यों नहीं? कुछ लोग नर्म जगहों को छू देते हैं अपने गंदे हाथों से, फिर तुम खुजलाते रहो सारा वक्त। उठ गई हैं, बबलू रो रहा है सुबह से। बबलू का काम है रोना। बबलू ना रोए तो माँओं को किचन से छुट्टी कैसे मिले? बबलू का हंसना रोना माँ की इच्छा पर। कुछ करने का मन नहीं, बबलू को बात बेबात थप्पड़ मार दो या चिकटी काट दो, उसका पसंदीदा खिलौना छीन लो। बबलू को भी मालूम है कब रोना है कब नहीं रोना। हे भगवान, उसने नफरत से सोचा, क्या इस सब से मुक्ति मिलेगी? मेरी शादी क्यों नहीं कर देता कोई? ये चाहते भी हैं या नहीं मेरी शादी करना? भैया हर लड़का ये कहकर रिजेक्ट कर आते हैं कि हमारी रेशू के लायक नहीं। तुम्हारी रेशू, उसके भीतर घृणा का सैलाब उठा। जब मैं तुमको बर्दाश्त कर रही हूँ तो किसी को भी कर लूँगी। इतने सारे लोगों की गुलामी बजाने से तो अच्छा है कि एक की बजाओ। वैसे भी मैंने क्या चुना अपने लिए, खाना और कपड़े तक नहीं, तो मैं ये कैसे चुनूँगी कि मुझे किसके साथ सोना है? जो कुछ भी खा सकता है वो किसी के भी साथ सो सकता है। अपनी सोच पर वो सहम सी गई। क्या होता जा रहा है उसे? न कोई खूबसूरत सपना, न कोई खूबसूरत सोच, हर वक्त ये नफ़रत का ठाठे मारता समंदर। सुबह भाभी को बिस्तर छोड़ते देखती है तो एक गंदा सा ख्याल आकर चिपक जाता है मन से। कितने मज़े हैं शादीशुदा औरतों के, 5 मिनट साथ सोने की भरपूर कीमत वसूलती हैं, एक अच्छे खासे 6 फुटे इंसान को लल्लू लाल बना देती हैं।
शादी मतलब निठल्ली, मोटी, बेकार, बददिमाग, कुचक्री औरतों के जीवन यापन का मजबूत जरिया। उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे इस रिश्ते से जुड़े सारे लोगों का समूचा दोहन किया जाए। नहीं, सिखाया नहीं जाता। हर घर में ये सर्वसुलभ है। वे रक्त में इसे लेकर पैदा होती हैं। अपने गुस्से में उसने ध्यान नहीं दिया कि मिसेस मेहता क्या क्या कह गई इस बीच। वैसे उन पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं रहती। वे बोलती भी आप हैं, सुनती भी आप हैं। उसने कहीं पढ़ा था, औरतें सिर्फ कान होती हैं, पुरुष सिर्फ आँखें। गलत। औरतें सिर्फ जुबान होती हैं, पुरुष सिर्फ लार। किसी को ऐसे दिन न दिखाए। पहले शायद उन्होंने हे भगवान कहा होगा। वे कहती जा रही हैं, 6 साल हो गए इस लकवे को, अब तो सिर्फ याद रह गई है कैसे झमाझम चला करती थी वो। हम दोनों तो जानबूझकर पैदल जाते थे फिल्म देखने। भगवान, क्या ऐसी सचमुच ही कोई चीज़ होती है? कोई रुमाल जिससे आप अपना मैला चेहरा साफ कर सकें, या कोई उंगली जैसी चीज़ जिसे तुम लड़खड़ाते ही पकड़ लो? उसने तो उसी दिन इस नाम को छोड़ दिया था जब भाभी को जवाब देने की सज़ा में भैया ने कसकर एक झापड़ रसीद किया था। उसने सारे भगवान एक झोले में डाले और नदी में सिराई। गिरते ही वे भीतर डूब गए। अब वो नहीं जाती कहीं रोते हुए। भीतर ही गिर जाते हैं आंसू, भीतर ही जम जाते हैं। बर्फ़ के खारे पहाड़ खड़े रहते हैं भीतर, दूसरी अनछुई चीज़ों की तरह जो वक्त की गर्द में अपना असली रंग खो चुकी हैं। सारे कपड़ों में ब्रश लग गया। अब काम वाली बाई आकर खींच देगी। अब वो नाश्ते की तैयारी करे। बबलू अभी तक रो रहा है और दोनों उसे बहलाने के लिए घर भर में नाच रहे हैं। छोटा शायद किसी काम से निकला हो। ये सब ठीक उस वक्त दिखेंगे जब वो पूरा नाश्ता तैयार कर चुकेगी। कोई उसे देख ले बस, झट कोई ना कोई काम टिका देगा। एक वही नौकर है घर भर की, कॉलेज जो नहीं जाती। हर माँ को 2-4 लड़कियाँ पैदा करके रख देना चाहिए। कम खर्च में पल भी जाती हैं, बाकी वक्त पर काम भी आती हैं। तो मैं कह रही थी रेशु, कितने बजे तक निपट जाओगी इस सबसे? अब वे असली बात पर आ रही हैं। 11 बजे तक तो हो नहीं पाती आंटी, फिर आज मुझे एरिना भी जाना है, वो संभल कर बोली। आज नहीं जाओगी तो काम नहीं चलेगा बेटा। अब मैं भी बताओ किसको बोलूँ। एक इसी फैमिली से तो मुझे इतना लगाव है। तुम्हारे अंकल की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं तो तंग आ गई हूँ। रोज़ कोई ना कोई टपक पड़ता है। हम गांव छोड़ आए पर गांव वाले हमें नहीं छोड़ रहे। जॉइंट फैमिली निभाना सचमुच अपने आप को बर्बाद करना है। लगे रहो सारा दिन। मैं तो तुम्हारी माँ से भी कहती हूँ, दूसरा समझौता कर लेना, पर अपनी लड़की को जॉइंट फैमिली में मत देना। मेरी माँ भी बाबूजी से यही कहती थी, पर क्या हुआ, कुछ नहीं। आज देखो ना, सुबह से मेरा सिर दुख रहा है और 6 लोग दोपहर के खाने पर आ रहे हैं। बेटा, मैं तेरी भाभी से बोल देती हूँ। भाभी से क्या बोलेंगी? वो कहेंगी यहाँ का काम करो, फिर मरो जाकर कहीं भी, मुझे क्या। ब्रेकफास्ट बनने तक बबलू भी चुप हो जाएगा। बबलू तीनों वक्त एकदम समय पर होता है, जैसे अलार्म घड़ी बजती है। वैसे भी उसने पेट में आते ही माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया, भीतर से भी और अब बाहर से भी। लगभग उसी की उम्र की है भाभी, और किस्मत में फ़र्क देखो, 5 मिनट की करामात। आंटी, एरिना से मैं 1 बजे सीधे आपके घर आ जाऊंगी। जानती हैं वे छोड़ेंगी नहीं। 2 घंटे की फुर्सत मिल जाती है, यही क्या कम है। फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है, हमेशा दूसरों के लिए तैयार की हैं ड्रेसेस। आजकल मॉडलिंग की तैयारी चल रही है। जो लड़कियां रैंप पर उतरेंगी उनके लिए कपड़े तैयार करना है। उसने अपने लिए कभी कुछ तैयार नहीं किया। 2 ड्रेसेस इसके पहले तैयार की थी, एक भाभी ने झटक ली, एक छोटी बहन ने। तू क्या करेगी? तेरे ऊपर डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। जाने कितनी बार सुन चुकी है वो ये सब। उस पर क्या अच्छा लगेगा कभी सोच ही नहीं पाती है। ना अपने बनाए डिज़ाइन में खुद को देख या सोच पाती है। मेरी कोई अपनी तस्वीर मेरे पास नहीं है। हर आदमी के पास अपनी एक तस्वीर होनी चाहिए, नंगी तस्वीर, जिसे वो जैसे चाहे सजाए संवारे, उसे कपड़े पहनाए या उतारे। हमें तो पहनाता भी कोई और है, उतारता भी कोई और ही। मेहता आंटी चली गई दूसरे द्वार पर दस्तक देने। उसने आलू बना लिए हैं और अब पूरियां निकाल रही है। आज उसे जाना है और वो एक एक गरम पराठा देने के लिए ठहर नहीं सकती। भाभी बबलू को दूध देने के बहाने झांक गई हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। बबलू को दूध पिलाने के बाद वे उसे नहलाने का प्रोग्राम बनाएंगी। गर्म पानी के टब में उसे देर तक बैठाए रखेंगी। फिर भैया जाएंगे नहाने, कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, कम अज़ कम आधे घंटे के लिए। हम हैं ना बंद कमरों का अंजाम।
उसने छन्न से पूड़ी डाली और गर्म घी उछला, हाथ जल गया जरा सा। परवाह नहीं, रोज कहीं ना कहीं जलता है, कोई जगह खाली नहीं। नाश्ता तैयार करो, नहाने भागी। 10:30 बज गए। कभी इतना वक्त भी नहीं मिलता कि आराम से नहा ले। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त जल्दी। बाल्टी भर रही है, वो जल्दी जल्दी साबुन घिस रही है, जो हाथ लग जाए वही। उसके जाने के बाद भाभी बड़े आराम से चंदन का लेप पूरे शरीर पर लगाएंगी और तखत पर लेट जाएंगी उसके सूखने तक। उनके पास से गुजरो तो चंदन की महक आती है। विजदर तभी लिपटा रहता है हमेशा। एक अदद मुझे भी चाहिए, जिसे कांख में दबाए आप लेटे रहो हमेशा। आईने में उसने अपने आप को देखा, सांवली धुंधली एक तस्वीर, कोई रंग नहीं। वो देख नहीं पाती ठीक से, डर लगता है। सुंदरता भाग्य और आत्मविश्वास भी लाती है क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। उसने अपने खाली हाथों को देखा और जल्दी जल्दी उन्हें चलाने लगी। वे चलते रहते हैं तो ध्यान बटा रहता है। बाहर आकर चलते चलते 2 पूड़ियाँ ठूंसी और अपनी स्कूटी पर भाग छूटी। सुबह 5 बजे से शुरू होता है चक्र। उठ रेशु उठ, 5 बज गए, देर हो जाएगी फिर। माँ कभी प्रेम से उठाती, कभी झिड़क कर। उसे याद नहीं आता कभी जो चैन से सोई हो। रोज़ 12 बज जाते हैं। फिर रात में माँ कई बार पेशाब के लिए उठाती। हर बार उन्हें पॉट देना, पेशाब करवाना, बाथरूम में जाकर उसे धोना, लाकर रखना। सुबह भी वही टट्टी पेशाब, नहलाना, कपड़े पहनाना। इतने बरस तो माँ ने भी नहीं धोया होगा उसका गूमूत। बेटे की शादी की कि बहू आकर सेवा करेगी। पहले ही साल पहला बच्चा, वो भी बेटा, और इस यातना का नया अध्याय शुरू। कभी कभी वो शिद्दत से सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सुबह वो उठे और माँ को निर्जीव अपने बिस्तर पर पड़ा पाए, सारे झंझटों से एक साथ मुक्ति। देखती है खिचड़ी बाल लिए, झुर्रियों से अटा चेहरा। कुछ महीने पहले सिर में इतनी जुएं पड़ गई थी कि सारे बिस्तर पर रेंगा करती थी। बाबूजी ने सारे बाल कटवा दिए और फिर जुएं मारने वाला पाउडर मलवा दिया उनके सर पर। 2 दिन में सब साफ। वो टेढ़े मेढ़े बालों वाली आधी निर्जीव कुरूप सी स्त्री कितनों का जीवन तबाह किए दे रही है। कहती है रेशु की शादी के बाद चैन से मरूंगी। मरो तो चैन से, तो शादी हो। किसको पड़ी है बेताल अपने कंधों पर ढोए। एक मेरे ही कंधे दिखते हैं सबको। कभी कभी रात को बाबूजी उनके कमरे में आते तो वे उसके रिश्ते की बात पूछती। कहाँ गए थे? वहाँ। क्या हुआ? खासकर जब वो सामने हो तब। अभी बात नहीं जमी, वे अनिश्चित स्वर में कहते और जरा सी देर बैठकर अपने कमरे में चले जाते। वो उन सबको शक से देखती है। क्या वे सचमुच उसका ब्याह करना चाहते हैं? उसके बाद फिर किसकी बारी है? छोटी बहन की। जब तक राक्षस का पेट है तब तक बलि भी है। उसने अपने मॉडल के लिए 3 ड्रेसेस तैयार की हैं, जिन्हें पहनकर वो रैंप पर उतरेगी। लड़कियों में चर्चा है कि उसकी ड्रेसेस सबसे अच्छी हैं। हो सकता है बेस्ट ड्रेस उसकी चुनी जाए। रात रात भर अपनी कल्पनाओं की चिंदी चिंदी जोड़कर उसने वे ड्रेसेस तैयार की हैं किसी और के लिए। खुद तो वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनती है। 2-4 जो अच्छे से हैं उसके अपने नहीं, भाभी के हैं। डिलीवरी के बाद वे मोटी हो गई और उदारतापूर्वक अपने कपड़े उसे दे दिए, जिसे पहनते वक्त उसे सूखे पुआल की सी महक आती है। ऐसी महक उसे कपड़े धोते वक्त मैले कपड़ों में से आती है और इस महक से उसे सख्त नफरत है। अपने तैयार किए हुए कपड़े उसने सूंघ कर देखे, कुछ नहीं था उसमें, गंध विहीन थे वे। उसकी मॉडल रितिका सिन्हा आ गई है। लहीम शहीम सांवला फिगर, सुतवा नाक, काली आंखें और खूब लंबे बाल। सांवले औसत चेहरे को भी ये लड़कियां लीप पोत कर कुछ और बना लेती हैं। रैंप पर चलती हैं कैट वॉक करती हुई तो सामने वाले को निमंत्रण देती सी लगती हैं। क्या इस सारे कारोबार का एक ही मुख्य बिंदु है जिसके इर्द गिर्द ये समूची सृष्टि नाचती है? वो उससे बहस करती है, ये नहीं, वो यहाँ से छोटा करो, यहाँ से टाइट, जरा सा और दिखना चाहिए जो बाहर है, वो भी जो भीतर है और ज़्यादा। कोई भी लड़की अगर अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं जगाती, बेकार है। साथ होने का रस बगैर साथ हुए बेहतर ढंग से लिया जा सकता है। ये क्या सोचे जा रही है वो? उसके भीतर कितनी नफरत है। कभी किसी चीज़ को बेहतर ढंग से लिया जा सकता है? रितिका सिन्हा उसे समझाकर चली गई तो पुनः अपने काम में जुट गई। नहीं करना चाहती वो ये काम। वो तो क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाहती थी। उसने बड़े मन से बीए में सब्जेक्ट लिया था और इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ता।
घर वाले उस जैसा मुफ्त का नौकर कहाँ से लाते, सो उसे घर बैठा दिया गया। अब किसी को सौंपे जाने को उसे तैयार किया जा रहा है। जो भी कोने कुतरे दिख रहे हैं बाहर, उन्हें छील कर इसी सब का बदला लेते हैं हम दूसरों से। क्या वो भी लेगी? वो भी तो सोचती है माँ का मैला धोते वक्त की काश अभी इसी क्षण ये घृणित शरीर उसके हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर जाए। भाभी के कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही ईर्ष्या और द्वेष से भर जाती है। ओ शिट! उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना जारी रखा। वापस लौटी अपने घर के बजाय मेहता आंटी के घर। अपने घर जाने की भी तो इच्छा नहीं होती। नहीं रहेगी तो भाभी जैसे तैसे निपटा लेगी। उसके पहुंचते बबलू रोना शुरू कर देगा या फिर वे फ़ोन से चिपक जाएंगी। मेहता आंटी ने काफ़ी तैयारी करके रखी हुई थी। पहुंचते ही उसने कमान संभाल ली। 3 बजे तक सब तैयार हो जाएगा। उन्होंने निश्चिंतता की सांस ली। अब वे ड्राइंग रूम की सज्जा पर ध्यान दे सकती हैं। उन्होंने क्या क्या बनाना है बताकर छुट्टी पा ली और बाहर निकल गईं। सिर्फ मेहता आंटी ही नहीं, हफ्ते के 5 दिन कोई ना कोई उसे बुलाने आ जाता है। किसी की डिलीवरी हो गई या कोई हॉस्पिटल में है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई खुद। वैसे बीमारी का बहाना ही सबसे आम है। वो जानती है औरतें ना खुश रहना चाहती हैं ना स्वस्थ। सारी बीमारियों की जड़ वे स्वयं हैं। बहुत जल्दी उनके भीतर सब कुछ मर जाता है, किसी भी सपने या इच्छा के अभाव में। अब कहीं भी खटो क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी ये सोच सकती है कि उसे किसी की ज़रूरत है, किसी का काम उसके बिना रुक सकता है। अरे जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या करोगी तुम? मिस्टर मेहता प्रशंसात्मक ढंग से उसे देखते हुए कहते हैं मिसेज मेहता से। क्या करूँगी? सबको मना कर दूंगी मेरे घर मत आओ, मैं अकेली हूँ। फिर इसकी छोटी बहन रागी भी तो है, अपनी ही बच्ची है। हाँ, कोई ना कोई है। उसके पापा 7 भाई हैं, 7 चाचियाँ, उनके बच्चे, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, कहने को सब अलग पर एक दूसरे की संभावनाओं को लपकने को हरदम तैयार। और फिर मोहल्ला भी तो है, सब अपने हैं। अपनेपन की बेस्वाद पुड़िया वो रोज़ पानी के साथ निकलती है। उसने ग्रीन पुलाव बना लिया है और अब पनीर तलने के लिए तेल की कढ़ाई गैस पर रख दी है। जब तक तेल गर्म हो वो सलाद तैयार कर ले। पनीर के बाद बूंदी भी तो तलनी है रायते के लिए। इच्छाओं का पिटारा है जिस्म, हर वक्त कुछ ना कुछ इस भट्टी में झोंकते रहो। सारी सोच यहीं से शुरू, यहीं पर ख़त्म। बाहर से बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। मिस्टर मेहता मेहमानों के साथ आ गए हैं शायद। उसने सलाद की 2 बड़ी प्लेट्स सजाकर दूर रख दी और पनीर तलने लगी। अरे क्या क्या बना रही है हमारी बिटिया? मिस्टर मेहता किचन में आ गए हैं। उसने नमस्ते की और काम में जुटी रही। तुम्हारे बिना तो इस घर में कभी कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ तुम्हारी आंटी से, बेटियाँ बड़े काम की चीज़ होती हैं। देखो ना, तीनों लड़के हमें छोड़कर बाहर पढ़ने चले गए। बेटी होती तो जी बहलाती। मैं तो अब भी कहता हूँ तुम्हारी आंटी से, कुछ देर नहीं हुई है, अभी भी सोचा जा सकता है। और वे हंसने लगे, निर्लज्ज हंसी। उसने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई, लगी रही अपने काम में। वे दनादन सलाद खाते जा रहे हैं, वहीं प्लेटफॉर्म के पास खड़े खड़े। उसने पनीर की प्लेट दूर सरका दी और बूंदी डालने के लिए तैयारी करने लगी। ड्राइंग रूम से म्यूज़िक और ठहाकों के मिले जुले स्वर आ रहे हैं। न चाहते हुए भी हम सब कुछ कितने बेहतरीन ढंग से निभा जाते हैं। सच, मनुष्य से बड़ा कोई एक्टर नहीं। उन्होंने तुरंत पनीर उठा लिया और खाने लगे। अजीब सा लगा उसे। अंकल आपको भूख लगी है शायद, उसने यूं ही कहा। बहुत। उन्होंने स्टूल खिसका लिया और वहीं बैठ गए। खाना जारी था। कल रात देर से आया, ठंडा खाना रखा था, बिना खाए सोया तो सुबह तुम्हारी आंटी से झगड़ा हो गया। बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला गया। तुम समझाती क्यों नहीं रेशु? उन्होंने अचानक हाथ पकड़ लिया। उसका बायां हाथ। दाएं से बूंदी निकालती हथेली कांपने लगी। उसने डरते हुए उन्हें देखा। हाँ, भूख ही तो थी वहाँ जो उसने गाहे बगाए जाने कितनी आंखों में देखी थी, जो बड़ी निर्लज्जता से पहले आंखों में फिर पूरे जिस्म पर फैल जाती है। हाथ छोड़िए अंकल। अचानक उसके भीतर दबा हुआ गुस्सा फुफकारने लगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं। एक गंदी मुस्कान मरे हुए कीड़े की तरह उनके मुख पर चिपक गई थी। अपने हाथ में उसका हाथ भींचते हुए वे अपने होंठों तक ले जाने लगे थे कि उसने नफरत से सुलगते हुए गर्म कलछी उनकी उसी हाथ पर रख दी। यूं चूहके की करंट लगा हो और स्टूल से उठते उठते उसे दोनों हाथों से धक्का दे दिया। उसका कलछी वाला हाथ टकराया कढ़ाई से और पूरी कढ़ाई उछलते हुए उस पर। एक भयानक चीख और सब कुछ शांत।
होश आया, हॉस्पिटल के बिस्तर पर देखा पिताजी और भाई खड़े हैं, मातमी चेहरा लिए। उनके पीछे मेहता आंटी के साथ छोटी बहन। किसी ने उसे मुस्कुरा कर नहीं देखा। वे बुद्ध बने खड़े थे, दाहिनी तरफ सफ़ेद पट्टियों से ढकी देह। गर्म तेल को अपनी देह पर गिरते और स्किन को आलूओं की तरह झुलसते देख लिया था उसने बेहोश होने से पहले। नहीं, उसे पीड़ा नहीं हुई थी। हुआ था सारे जंजालों से मुक्ति का एहसास। अब वो सारे झंझटों से दूर है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। दीदी, भगवान का शुक्र है तुम बच गईं। तुम्हारा चेहरा भी बच गया दीदी, मेहता आंटी कह रही थी। वो तो कढ़ाई में घी कम था, नहीं तो जाने क्या होता। वो तो तुम्हारे अंकल वहीं खड़े पानी पी रहे थे और उन्होंने तुम्हें बचा लिया। छोटी बहन ने उसका बायां हाथ अपने हाथ में लिया हुआ है और उसे बता रही है। 5वें दिन वो घर लौट आई है। उसे अब बहन के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। बहन वहाँ स्थानांतरित हो गई है। उसने अपना दायां हाथ देखा, कोहनी से नीचे काफ़ी जल गया था। चेहरे पर उंगलियां फेरनी चाही कि बहन ने हाथ पकड़ लिया। हाथ मत लगाओ दीदी, कुछ छींटे चेहरे पर भी पड़े हैं, दवा लगी हुई है। उसने महसूस करना चाहा कि उसके चेहरे पर कुछ चिपका हुआ है, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दर्द हो रहा है दीदी? रागी ने पूछा। दर्द? उसने छोटी बहन का चेहरा देखा। पता नहीं। उसकी आंखें पूरे कमरे में घूम गईं। जगह जगह उसने फोम की बड़ी बड़ी गुड़ियाओं से कमरा सजाया हुआ है। ये शौक। उसने हंसना चाहा कि उसे खांसी आ गई। चेहरे की स्किन खिंचने लगी। दर्द हो रहा है क्या? उसने खुद से पूछा। उधर से कोई जवाब नहीं आया। दीदी, तुम्हें देखना है तुम कहाँ कहाँ जली हो। छोटी बहन कमरे में आईना ढूंढने लगी। उसे पता है वो कहाँ कहाँ जली है और ये निशान हमेशा रहेंगे। ये जख्म कभी उसे सोने नहीं देंगे। उसे सब पता है। भीतर बर्फ़ के खारे पहाड़ ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे हैं। बहन को आईना नहीं मिला कमरे में तो वो दूसरे कमरे में चली गई। कमरे की खिड़की खुली हुई है, बदली है, शायद बारिश हो। ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। सूखी आंखें सूखने लगीं। आज बबलू नहीं रो रहा। किचन में से काम करने की आवाज़ आ रही है। भैया जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होंगे। बाथरूम का दरवाज़ा बंद भी होगा तो कमरे का खुला होगा। आज सुबह से उसे किसी ने नहीं उठाया। वो 9 बजे तक सोती रही। रागी स्कूल नहीं गई होगी, तभी यहाँ है। वध स्थल वही है, सिर्फ बलि बदल गई है। उसका मुंह कड़वा हो आया। उसने ब्रश तक नहीं किया है। उसे अपने में से एक अजीब सी गंध आ रही है, कभी जलने की, कभी सूखे पुआल की, अजीब सी सीलन की, चिरी हुई लकड़ी की, दवाओं के मलहम की। उसे पता नहीं कौन सी गंध उसकी अपनी है। उसे एक बार फिर लगा उसकी कोई महक नहीं। अनिच्छा से कहीं भी खिलाया बेशरम का फूल है वो। झड़ जाएगी उसी कीचड़ में, कोई जान तक नहीं पाएगा। ये उगता ही गंदी नालियों, लावारिस जगहों के आसपास। बाहर हल्की हल्की बारिश होने लगी है, सोंधी मिट्टी की खुशबू। उसने गहरी सांस भरकर महसूस करने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं। उसके चारों तरफ इतनी गंधें हैं कि कुछ और इन्हें भेद नहीं सकता। वो घुटती रहे इसी बासेपन में। रागी आईना ले आई है। उसने अपना हाथ पीछे कर रखा है। डरोगी तो नहीं ना दीदी? उसने शंकित स्वर में पूछा। शायद डर ही जाऊं। मुझे अपना चेहरा याद ही नहीं आ रहा। उसने मुस्कुरा कर कहा। तुम आईना नहीं देखती? सिर्फ आईना देखती हूँ। उसने अपनी पलकें मूंद लीं। रागी, एक काम करोगी पहले? बोलो दीदी। उसने आईना टेबल पर रख दिया। मुझे मेरी एक तस्वीर ला दे, पहले उसे देख लूँ कैसी लगती थी, फिर तो आईना देखकर जान पाऊंगी कि अब कैसी लग रही हूँ। तुम भी दीदी। वो उसे देखकर हंस दी। अच्छा अच्छा, अभी लाती हूँ। वो बाहर चली गई और जरा से इंतज़ार के बाद एक भारी भरकम एल्बम लाकर उसके पलंग पर रख दिया। अब रुको, मुझे ढूंढने दो। ढूंढो रागी, शायद मैं मिल ही जाऊँ। वो यूं ही मुस्कुरा दी। कमरे में एल्बम पलटे जाने की आवाज़ है, जैसे कोई दबे पांव चल रहा हो भीतर भीतर। और भीतर, स्किन के भीतर रेंगता एक कीड़ा सा। वो हाथ हटाकर झटक देना चाहती है और अपने ज़ख्मों को छूना भी नहीं चाहती। अब कीड़ा ठीक जख्म के ऊपर है, मांस का रेशा रेशा कुतरता। अजब सी लाचारी में उसने अपना सिर तकिए में भींच लिया। रागी, मैं खुद को कैसे पहचानूंगी कि ये मैं हूँ? उसने पीड़ा से विकृत हो रहे चेहरे पर मुस्कान की भीनी चादर डाल दी। रागी अवाक उसका मुंह देख रही है। अपने चेहरे से और कैसे? पर तुम यहाँ तो कहीं नहीं हो दीदी।
उसने अनमने ढंग से एल्बम बंद कर दूर सरका दिया। रागी, मेरा चेहरा कहाँ है? रागी स्तब्ध बैठी है। उसका चेहरा आईने की तरह सपाट है। दीदी बौरा गई है। अत्यधिक दुख की वजह से मेरी कोई तस्वीर नहीं है रागी। किसी ने नहीं बनाई हमारी तस्वीर, हम ही से नहीं बनाई गई। हम आईना बनकर रह गए हैं। अचानक बबलू के जोर से रोने की आवाज़ आई। रागी उठकर बाहर भागी। भविष्य के उल्टे पड़े आईने में उसका संभावित चेहरा झिलमिलाने लगा। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी मेरी कोई तस्वीर नहीं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।